हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेआरवी कोचिंग सेंटर। तो आज की वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है क्लास 10th की वास्तविक संख्या के वो वाले क्वेश्चन देखेंगे। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जितने भी क्वेश्चन है मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये चैनल खास क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ही बना है, जिसके माध्यम से आप अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया है। दिया है कि एक आयताकार मैदान 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा तथा 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसमें एक ही माप की वर्गाकार टाइल लगानी है। इस प्रकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों में क्या करेंगे, थोड़ा टेक्निकल सवाल हो सकता है। अगर क्वेश्चन हार्ड बनेगा क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में तो ये शायद क्वेश्चन दे सकता है। तो आइए देखते हैं। तो दिया है कि आयताकार मैदान इतना लंबा है और इतना चौड़ा है। तो पहले लिखेंगे, जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे कि दिया है आयताकार मैदान की लंबाई कितना है, 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल, मतलब या तो मीटर में तो मीटर में, या तो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे कि इस मीटर को ही सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आसानी रहेगी सवाल को लगाने में। नहीं तो अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो फिर बटे में दशमलव में आएगा, वहां हल करने में प्रॉब्लम होने लगेगी। इसलिए मैं मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करता हूं। ठीक, तो हम जानते हैं कि एक मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 18 मीटर बराबर 18 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 1800 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर और 72 सेंटीमीटर और है तो प्लस 72 सेंटीमीटर और इसमें ऐड कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 1872 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी लंबाई जो हो जाएगी, आयताकार मैदान की लंबाई 1872 सेंटीमीटर हो जाएगी। और चौड़ाई में क्या दिया है, चौड़ाई दिया है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो इस मीटर को भी 13 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो मैंने बताया कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 13 मीटर बराबर 1300 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखते हैं 1300 सेंटीमीटर और प्लस 20, यानी कि कितना हो जाएगा, 1320 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई दिया है 1872 सेंटीमीटर, हमने प्रॉपर फॉर्म में इसको लिख लिया। और चौड़ाई दिया है 1320 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है इसमें एक ही माप की वर्गाकार टाइल लगानी है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का मौसा लेंगे। अब मौसा लेंगे, क्यों मौसा लेंगे अभी पता चलेगा। लंबाई कितना था, लंबाई 1872 सेंटीमीटर और इसका चौड़ाई कितना था, चौड़ाई था 1320 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा इस भाग का क्षेत्रफल अगर हम निकालना चाहें तो कितना निकलेगा। क्योंकि आयताकार भाग है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि इन दोनों का, इनकी लंबाई और चौड़ाई का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल, पूरा का पूरा क्षेत्रफल उसका आ जाएगा। और हमें कहा है कि इसमें एक ही माप की वर्गाकार टाइल लगाना है। तो इन दोनों का जो मौसा लेंगे, इन दोनों का मौसा, तो वो जितना आएगा वो वर्गाकार टाइल की लंबाई होगी, किसी एक भुजा की लंबाई होगी। क्योंकि वर्ग है और वर्ग की सभी साइड यानी कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इनका जब हम क्या करेंगे, मौसा लेंगे। अभी जैसे इसको खंड करके लिखेंगे, 1872 को पहले काटेंगे, 2 से काटेंगे, दोनों 18, 2 3 6, 2 छक्के 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16। 2 चौके 8 हो जाएगा, उसके बाद 2 छक्के 12 हो जाएगा, उसके बाद 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, 2 3 6, 2 चौको 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। फिर किसे काटेंगे, 13 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिके 9 और उसके बाद 3 और 27। फिर 3 से काटेंगे तो 13 हो जाएगा, फिर 13 से काटेंगे, यानी कि 1872 का लौसा कितना, 1872 को अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2
4 बार है तो गुणे में 2 हो गया, ठीक। उसके बाद 2 बार 3 है तो गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 13, ठीक। अब इसी प्रकार 1320 का भी करेंगे। 1320 का करेंगे, इससे भी 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 0, फिर 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 पचे 10, फिर किसे काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 11 से काटेंगे 1 हो जाएगा। उसके बाद 1320 को भी उसी फॉर्म में लिखेंगे। 1320 जो जितना भाज्य गुणनखंड है उसको सबको लिख दीजिए। 3 बार 2 है तो 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 11, इतना हमने लिख लिया। अब आगे देखते हैं। अब इनका मौसा निकालेंगे। तो मौसा निकालने के लिए मैंने बताया था कि जो दोनों में कॉमन होता है वो उसका मौसा कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कॉमन है, 1 बार 2 कॉमन है, फिर 1 बार 2 कॉमन है, फिर 1 बार 2, उसके बाद 3 कॉमन है। अब कोई कॉमन दिख रहा है इसमें और इसमें? कुछ कॉमन ही नहीं है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है ही नहीं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 था तो मैंने एक 3 ले लिया, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 5 कुछ है ही नहीं। तो जो लॉसा आ गया, सॉरी मौसा इसका आएगा उसको लिखेंगे। तो मौसा बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 फिर मल्टीप्लाई में 3, यानी कि 2 दूना के 4 दूना के 8 8 तरीके 24। ये 24 किस में आएगा? सेंटीमीटर में। क्यों सेंटीमीटर में? क्योंकि ये जो दिया था 1320 और 1872 ये भी सेंटीमीटर में था। अब आगे देखते हैं। इनका मौसो आया था, मौसो कितना आया था? 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। अब जो वर्गाकार टाइल, मतलब वर्गाकार जैसे टाइल लगवाएंगे हम, तो वर्गाकार टाइल की एक साइड जो होगी वो 24 सेंटीमीटर होगी। चूंकि वर्ग है तो चारों साइड, बाकी की 3 साइड ये भी 24 सेंटीमीटर की होंगी। अब कैसे जानेंगे कि हम मौसा निकालेंगे और जो आएगा वो वर्गाकार टाई की लंबाई होगी। क्योंकि जो मौसा होता है, ऐसे समझिए कि मौसा हमने निकाला था तो जितनी भी संख्याएं दी थी उसको गुणनखंड के फॉर्म में, ऐसे अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में लिख लिया। और जब मौसा निकालने की बात आई थी तो मौसा उसके पूरे संख्याओं के अंदर की चीज होती है, ऐसा समझिए, अंदर से बाहर नहीं जा रहे थे। जो कॉमन था केवल उन्हीं संख्याओं का आपस में पकड़ के उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक। और जो हम आयताकार बाग है उसके अंदर जब टाइल बैठाएंगे तो अंदर ही तो बैठाएंगे, बाहर तो बैठाएंगे नहीं, बाहर नहीं बैठाएंगे। क्यों? क्योंकि अंदर बैठाएंगे। तो इससे ये याद रखिएगा कि टाइल को अंदर बैठाना है और जो मौसा आएगा ये भी एक अंदर की चीज होती है, ठीक। जो मौसा आएगा वो टाइल का साइड होगा, यानी कि कोई एक साइड होगा, वर्गाकार टाइल का एक साइड होगा, ठीक। तो अब निकालेंगे, यानी कि ये आ गया वर्गाकार टाइल का एक साइड 24 सेंटीमीटर है, बाकी साइड भी 24 सेंटीमीटर की होंगी। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या हो जाएगा? 24 गुणे 24, 24 गुणे 24 करेंगे, 24 मल्टीप्लाई बाई 24, 4 चौक 16, 2 दुना के 4 हो जाएगा, और 4 दुना के 8, 4 दुना के 8, 8 16 हो जाएगा, 6 6 1 7 4 1 5, यानी कि 576। अब लिखेंगे वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 576 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें पता करना है कि इस प्रकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, कि मतलब आयताकार भाग में कितनी टाइलें एकदम फिक्स कंप्लीट बैठ जाएंगी। तो अब देखिए वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल 576 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया और उसकी एक साइड इतनी थी, ठीक। चूंकि वर्ग था इसलिए हमने इसका 2 बार मल्टीप्लाई किया, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है ना कि भुजा का स्क्वायर, तो भुजा 24 सेंटीमीटर थी, अब इसका स्क्वायर यानी कि 24 का 24 में मल्टीप्लाई करेंगे 576 आ गया, यानी कि एक टाइल का क्षेत्रफल 576 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए, अब पूरे आयताकार भाग का क्षेत्रफल कितना था? पूरे आयताकार भाग का क्षेत्रफल, आयताकार बाग या मैदान जो भी हो, बाग का
क्षेत्रफल, उसके जो साइड है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1872 सेंटीमीटर आया था, तो लास्ट में लिखेंगे। और लंबाई इसकी कितनी आई थी 1872 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई कितनी आई थी 1320 सेंटीमीटर, इतना क्षेत्रफल आया था। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, इतना क्षेत्रफल आएगा। और एक टाइल का एरिया 576 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, यानी कि इस पूरे जो आयताकार बाग के क्षेत्रफल में एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो निकल के आ जाएगा कि पूरे बाग में, मतलब पूरे मैदान में, आयताकार मैदान में कितनी टाइल, न्यूनतम टाइलों की संख्या आ जाएगा। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, ये तो मैंने बताया कि आयताकार बाग का क्षेत्रफल है। अब लिखेंगे अब टाइलों की न्यूनतम संख्या है, टाइलों की न्यूनतम संख्या बराबर हो जाएगा आयताकार बाग का क्षेत्रफल, आयताकार बाग या मैदान का क्षेत्रफल बटे में एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। इसका मान कितना आया था, इसकी जगह पर मैं रखता हूं। आयताकार बाग का क्षेत्रफल आया था 872 गुणे 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, को सेंटीमीटर स्क्वायर रहने देते हैं। और एक टाइल का क्षेत्रफल आया था 576, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सेंटीमीटर स्क्वायर से ये वाला सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, इसका काम खत्म हो गया। अब इन सबको काटेंगे, ऊपर नीचे देखते हैं, जो काट रहा है उसको काटते हैं। तो इसे काटेंगे, 2 से पहले काटेंगे तो हो जाएगा 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 2 के 4, 2 8 16, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 चौको 8, 2 चौके 8। फिर देखते हैं, फिर 2 से काटेंगे, 2 2 के 4, 2 3 6, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 7 14, फिर 2 2 के 4। अब देखते हैं किसे कटता है। फिर 2 से काट देंगे, 2 1 2, 2 1 2, 2 7 14। फिर उसके बाद फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 छक्के 12। अब देखते हैं, फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 3 6 0। फिर उसके बाद 2 9 18। फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 1 3 0। उसके बाद 3 3 9। अब किसी कट रहा है, 3 से 117 को काटेंगे, 3 से 117 काटेंगे, 3 3 9 हो जाएगा। फिर 3 27 हो जाएगा। और उसके बाद 39 का 110 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वाली चीज यहाँ पर है और वो वाली चीज इसके सीध में है, यानी कि 39 मल्टीप्लाई 110। तो ये करते हैं, उनतालीस मल्टीप्लाई 110 करेंगे तो हो जाएगा 9 एकम 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 9 एकम 9, 9 3 12, यानी कि हो जाएगा 4290। टाइलों की संख्या आ गई 4290। तो हम लिख देंगे अतः न्यूनतम टाइलों की संख्या 4290 है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले दिया था आयताकार भाग दिया था, उसकी लंबाई और चौड़ाई दी थी। तो हमने क्या किया कि एक वेरिएबल मतलब एक कन्वर्ट कर लिया। जैसे मीटर में दिया था तो हमने सुविधा के लिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, लंबाई और चौड़ाई दोनों को कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद क्या किया, हमने पूरे आयताकार भाग का एरिया फाइंड कर लिया, लंबाई और चौड़ाई का आपस में मल्टीप्लाई करके। उसके बाद क्या किया कि हमें टाइल लगाना था, तो टाइल का एरिया पता होना चाहिए। अगर एक टाइल का एरिया पता है तो पूरे आयत के क्षेत्रफल में एक टाइल के एरिया से यानी कि क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, हमें टाइलों की न्यूनतम संख्या पता चल जाएगी। ठीक, तो टाइल का साइड पता करने के लिए चूंकि वर्गाकार टाइल लगाना है, तो अगर एक साइड पता चल गया तो सारी साइड वही हो जाएगी, क्योंकि वर्ग है, वर्ग की सभी साइड समान होती हैं। तो इन दोनों का मौसा निकालेंगे। मौसा क्यों निकालेंगे, क्योंकि टाइल हमें अंदर बैठानी है और मौसा जो होता है उसके अंदर की चीज होता है, तो उसका मौसा कितना होता है,
उसका मौसा 24 आया था, यानी कि तो टाइल की एक साइड क्या हो गई, 24 हो गई। इसका मैंने एरिया निकाला तो 576 आ गया, और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इनका एरिया निकाल के बटे में 576 कर दिया, हमारा आंसर आ गया 4290, यानी कि इतने टाइलों की न्यूनतम आवश्यकता होगी। ठीक, अब चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 31 और 99 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हो। तो इसमें क्या करेंगे कि पहले दिया है कि शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हो, तो क्या करेंगे कि ऐसे सवालों में जब ऐसे दिया है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, इस बात से हमें ये पता चलेगा कि हमें क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि HCF में H का मतलब होता है हाईएस्ट, यानी कि सबसे 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 बड़ी। ठीक, बड़ी से बड़ी संख्या, तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या का है उसका मतलब कि HCF, यानी कि उसका मौसा ज्ञात करना है। ठीक, अब इतना तो पता चल गया मौसा। अब करेंगे कैसे इस सवाल को, अब आगे देखते हैं। दिया है कि जिससे, यानी कि जो बड़ी से बड़ी संख्या आएगी 31 और 99 को भाग करने पर क्रमशः तो शेषफल क्रमशः इतना बचे, तो जब भी कहेंगे शेषफल इतना बचे तो क्या करेंगे, इस पहले वाले में से इसको घटाएंगे और दूसरे वाले में से इसको घटाएंगे। अगर आगे भी संख्याएं दी हैं तो ऐसे हम करेंगे। ठीक, तो वो पहले लिखेंगे 31 में से 5 को घटा लेंगे, 31 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 11 5 6 यानी कि 26, और फिर 99 में से 8 को घटाएंगे तो हो जाएगा 91। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है कि जब भाग देंगे उस बड़ी संख्या से ना, उस बड़ी संख्या से इसको विभाजित करेंगे तभी शेषफल इतना बचेगा, और इसको करेंगे तो इतना बचेगा। ठीक, इसीलिए मैंने इसमें से पहले घटा लिया ताकि हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात हो पाए। अब देखिए 26 और 91 आ गया। अब यहाँ पर मैं 26 लिखता हूँ और यहाँ पर 91 लिखता हूँ। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 13 गुणे 2 लिख सकते हैं, 13 दूना के 26 होता है, और 91 को कैसे लिख सकते हैं, 13 सत्ते 91। ठीक, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है 13, केवल 13 कॉमन है, यानी कि इसका मौसा जो हो जाएगा 13। यही 13 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इसको भाग करने पर, यह है ना कि इससे इसको भाग करने पर शेषफल इतना प्राप्त होगा। अब देखते हैं भाग करके, तो इसका आंसर तो आ गया 13, बस आंसर में लिख देंगे 13। ठीक, 13 वो बड़ी से बड़ी संख्या। अब भाग करके देख लेते हैं, 13 से भाग करेंगे 31 में तो 13 दूना के 26 हो जाएगा, 11 में से 6 जाए 5 हो जाएगा, और ये कट जाएगा। तो देखिए यानी 13 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 31 को भाग करने पर शेषफल कितना बच रहा है, क्रमशः बोला है ना 5 बचेगा, और यहाँ पर क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। ठीक, और यहाँ पर 91 से भी देख लेते हैं, 13 से 99 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 से 91 हो जाएगा। ठीक, और 9 में से 1 जा 8। यहाँ पर देखिए इसको भाग कर रहे हैं 13 से, शेषफल कितना बच रहा है 8, और जो कि यहाँ पर दिया है प्राप्त हो। ठीक, तो ऐसी संख्याओं में ऐसे ही करेंगे, जब दे कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतने को भाग करने पर शेषफल क्रमशः इतना बचे, तो हम पहले क्रमशः जो दिया है तो जो पहली संख्या रहेगी उसमें से पहला वाला घटाएंगे, जो दूसरी संख्या रहेगी उसमें से दूसरा वाला घटाएंगे, उसके बाद जो आएगा उन दोनों का मौसा यानी कि HCF ज्ञात करेंगे। HCF ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर बड़ी से बड़ी पूछा है, और HCF में H का मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट माने सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा वाला। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 125 और 70 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त हो। तो ये भी सवाल पिछले ही सवाल की तरह है जैसे मैंने कराया था, ये 3rd नंबर वाला सवाल है, 3rd नंबर वाला। ठीक, तो इस सवाल को आप होमवर्क में लेकर जाइए, क्योंकि ये सेम टू सेम जैसे मैंने बताया उसी तरह इसको भी करना है। पहले क्या करेंगे, इस पहले वाले में से इस पहले घटाएंगे, क्योंकि क्रमशः दिया है ना, इसमें से ये वाला घटाएंगे और इसमें से ये वाला घटाएंगे, जो मिलेगा इसमें से ये घटाएंगे तो कुछ मिलेगा, फिर इसमें से ये घटाएंगे तो कुछ मिलेगा। उन दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और मौसा फाइंड करेंगे, जो मौसा आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक,
अब चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है चौथा नंबर कि 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का लसाअ है। एक बात ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को पहली बार पढ़ के आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि तो 2 बार दिया है, इसको ध्यान से पढ़िए। पहले देखिए कि ये लगेगा कैसे। दिया है कि 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या, यानी कि ये पहली वाली लाइन अलग, कोई अलग बात है और ये अलग बात है, ठीक। तो ये दिया है कि 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, यानी कि पहले जो भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या पकड़ेंगे वो 2 अंक की होनी चाहिए, ये पहला बात ये बोल रहा है। और दूसरा क्या बोल रहा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। और यहाँ पर बोला कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, यहाँ पर ये नहीं बोला कि कितने अंक की, 1 अंक की, 2 अंक की, तो हम सबसे छोटी 1 अंक की ही लेंगे क्योंकि शुरुआत ही 1 से होनी है, 1 फिर उसके बाद 2 फिर 3 अंक से, ठीक। तो 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या बोला है, तो पहले लिखेंगे 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, मतलब भाज्य संख्या होनी चाहिए 2 अंक की होनी चाहिए और सबसे छोटी होनी चाहिए। तो सबसे छोटी 2 अंक की भाज्य संख्या 10 है। क्यों? देखिए यहाँ पर 2 अंक है, 1 अंक, एक यहाँ पर 2 अंक हो गया। और चूंकि ये सबसे छोटी भी, इससे छोटी हो ही नहीं सकती है क्योंकि 1 अंक की हो जाएगी फिर, ठीक। अगर 9 लेंगे तो वो भाज्य तो है लेकिन 1 अंक की हो जाएगी, और इससे बड़ी लेंगे तो बड़ी तो लेना ही नहीं है। अगर 12 लेते हैं तो 12 तो 10 से बड़ा है, लेकिन 10 तो भाज्य है ना, 12 भी भाज्य है, लेकिन ये छोटी बोला है, सबसे छोटी। तो 10 और 12 में 10 सबसे छोटा है, ठीक। अब देखिए, अब आगे पढ़िए। अब बोला है, ये अलग बात हो गई, कोई दूसरी बात हो गई, ये 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, छोटी भाज्य संख्या, और ये बोला है सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जब बोलेगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या, जब भी सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करेगा तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, ठीक। क्योंकि 4 से छोटी कोई भाज्य संख्या है ही नहीं। अगर 3 पकड़ेंगे तो वो तो अभाज्य हो जाएगा, 2 पकड़ेंगे तो वो भी अभाज्य है, और एक में तो भाज्य नहीं, अभाज्य है, ठीक। क्या हो जाएगा, 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या 10 हो गई, और सबसे छोटी भाज्य संख्या, केवल सबसे छोटी भाज्य संख्या, वहां पर नहीं दिया कि कितने अंक की, तो हम जनरली 1 अंक की मान के चलेंगे क्योंकि शुरुआत ही 1 से होती है, 1 अंक से, ठीक। अब क्या बोला है कि इन दोनों का लसाअ, यानी कि 10 और 4 का लसाअ फाइंड करना है। तो उसको लिखिए, पहले 10 को अभाज्य गुणनखंड की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 5 10, फिर 4 को लिखेंगे तो 2 दूना के 4। अब लसाअ के लिए मैंने बताया था कि लसाअ के लिए क्या करेंगे आप, जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे ही, उसको मैंने लिख लिया। अब जो नहीं कॉमन है उन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कॉमन है, उसको एक बार लिख लिया मैंने, ठीक। अब ये 2 और 5 कॉमन नहीं है तो 2 5 10 हो जाएगा। अब 10 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 दूना के 20 हो जाएगा, यानी कि लसाअ कितना आ गया, 20। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए। तो ये बोर्ड परीक्षा में आ सकता है आपको उलझाने के लिए, ठीक। तो इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा और इस वीडियो बैक करके बार बार इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दिया है 5वां नंबर की सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ये अ लिखा है, अभाज्य संख्या का मौसा और लसाअ ज्ञात कीजिए, ठीक। और उसमें अगला दिया है कि यदि एक विषम संख्या p क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है तो क्या यह क्यू को भी विभाजित करेगी, स्पष्ट कीजिए। तो पहले ये ऊपर वाला करते हैं। दिया है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। तो याद रख लीजिए, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है, आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सबसे, क्या बोला है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, ये संख्या लिखा है शॉर्ट में। तो सबसे छोटी विषम भाज्य यानी कि सबसे छोटी होनी चाहिए, ठीक। तो सबसे छोटी के लिए हम देखते हैं कि 1 भी सबसे छोटा है, 2 भी सबसे छोटा है, 3 4 5, मतलब इधर की जो संख्या है शुरुआत की सबसे छोटी तो है, लेकिन अगर 1 को पकड़ेंगे तो 1 विषम है, लेकिन वो क्या है,
हमें बोला है भाज्य, लेकिन एक भाज्य नहीं है। अगर दो को पकड़ेंगे तो दो क्या है, दो सबसे छोटा है, मतलब एक को हटा दिए, अब जो बचा उसमें से देखेंगे दो सबसे छोटा है, ठीक। उसके बाद लेकिन वो भाज्य नहीं है, यहाँ पर भाज्य संख्या बोला है, और विषम भी नहीं है क्योंकि दो सम है, क्योंकि दो दो से कट जाएगा, ठीक। तो वो दो भी नहीं होगा। अब आगे बढ़िए, तीन, लेकिन तीन तो अभाज्य है, विषम तो है लेकिन अभाज्य है, लेकिन हमें क्या चाहिए, भाज्य। तो तीन भी खत्म हो गया। चार, चार तो भाज्य हो जा रहा है, ठीक, और वो सम भी नहीं है, सॉरी विषम भी नहीं है, तो चार भी हट जाएगा। पांच, पांच भी नहीं होगा क्योंकि पांच अभाज्य है, यानी कि विषम भी होना चाहिए, भाज्य भी होना चाहिए। तो ऐसी संख्या केवल और केवल एक है, यानी कि 9, ठीक। अभी शुरुआत की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक, ठीक। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी, 9। 9 दो से कटेगी ही नहीं, ठीक, तो उसके लिए विषम हो गई। और चूंकि भाज्य है, क्यों, क्योंकि इसके दो से अधिक गुणनखंड है, यानी कि 1 से कटेगा, फिर 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, ठीक। तो इसके दो से अधिक गुणनखंड हो जा रहा है, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 हो जाएगी। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, अब लिखेंगे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, यानी कि अब दिया है दूसरा कि सबसे छोटी होनी चाहिए और विषम, सबसे छोटी होनी चाहिए, विषम भी होनी चाहिए, अभाज्य भी होनी चाहिए। तो हमने देखा कि 3 जो है वो सबसे छोटी भी है और विषम भी है और अभाज्य भी है। अब हमें डायरेक्ट दे सकता था कि संख्या 9 और 3 का लॉस और मसा ज्ञात कीजिए, लेकिन नहीं, हमें उलझाने के लिए क्वेश्चन ऐसे देगा कि मतलब लैंग्वेज में दे देगा, उसको डायरेक्ट नहीं देगा, क्योंकि हम जानते हैं इस लैंग्वेज को पढ़कर ये हमें समझना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी है, विषम भी है और भाज्य भी है। तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तभी यहाँ पर 9 लिखा जाएगा। और यहाँ पर सबसे छोटी विषम और अभाज्य 3 है, ठीक। और यही 9 और 3 का हमें क्या बात करना है, लॉस और मसा को फाइंड करना है। तो आइए फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 और यहाँ पर लिखेंगे 3। 9 का करेंगे खंडन, गुणनखंड करेंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, और 3 का तो 3 ही रहेगा, 3 गुणे 1 कर सकते हैं। अब मौसा ज्ञात करना है तो मौसा के लिए क्या करेंगे, मौसा जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन, तो ये इसका मौसा हो जाएगा। अब लॉसो फाइंड करना है, तो लॉसो फाइंड करने के लिए जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे, तो 3 लिख लिया। अब जो नहीं कॉमन है उसका सबका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 3 में करेंगे, 3 एकम 3, और फिर यहाँ पर वही वाला ये वाला 3 यहाँ पर लिख देंगे, और ये जो 3 है ये यहाँ से आया है, 3 तरीके 9, यानी कि मौसा 3 हो गया और लौसा कितना हो गया, 9, ठीक। यानी कि हमारा पहला वाला सवाल लग गया, हमने मौसा फाइंड कर लिया और लौसा भी फाइंड कर लिया। अब पूछ रहा है, इतना तो कंप्लीट हो गया, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब पूछ रहा है कि यदि एक विषम संख्या p, मतलब कोई विषम संख्या है, ठीक, p क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है, तो क्या ये क्यू को भी, यानी ये जो p है, यानी कि p जो है ना, ये p जो है ये क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। विभाजित करने का मतलब ही होता है कि शेषफल कुछ बचेगा नहीं, 0 आएगा, यानी कि पूरा पूरा वो संख्या कट जाएगा, जिससे हम p को भाग दे रहे होते हैं। यहाँ पर दिया है ना, p को क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि p जो है ये विभाजित करता है, यानी कि ये नीचे रहेगा, और किसको विभाजित करता है, वो ऊपर रहेगा, ठीक। वो विभाजित करता है, इसका मतलब कि पूरा पूरा भाग जाता है, शेषफल कितना बचता है, 0 बचता है। तो बोला है कि तो क्या यह क्यू के क्यूब को विभाजित करेगा, यानी कि यहाँ पर अगर क्यूब का क्यूब रहता तो क्या ये p उसको विभाजित कर देगा, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि p क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि विभाजित करता है तो ये p जो होगा ना, यानी कि p जो होगा अवश्य इस क्यू स्क्वायर का गुणनखंड होगा। तो लिखेंगे कि चूंकि p क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः नहीं, इसलिए p अवश्य ही क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड होगा, ठीक।
यानी कि पी क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। इट मीन्स कि अगर क्यू स्क्वायर को अलग अलग किया जाए ना तो उसमें कोई ऐसी संख्या आएगी जो पी जरूर होगी। जैसे इसको अब जैसे आगे देखते हैं, जैसे दिया इसको साइड में देखते हैं कि दिया ना कि पी यदि एक विषम संख्या पी, यानी पी कैसी संख्या है तो विषम, तो हम कोई संख्या जैसे मानकर चल रहे हैं, यहाँ पर मानकर चल रहे हैं कि पी कोई विषम संख्या है और विषम संख्या मैंने 3 मान लिया, ठीक। अब एक और है ना कि क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है, तो क्यू स्क्वायर को विभाजित करते हैं इट मीन्स कि क्यू कोई ऐसी संख्या रहेगी जिसके गुणनखंड करेंगे, जिसका गुणनखंड, तो उसके गुणनखंड में 3 आएगा तो अभी विभाजित हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने इसको 6 मान लिया, ठीक। अगर इसका स्क्वायर करेंगे हम क्यू स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब देखिए क्या, जो पी है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो क्यू स्क्वायर को ऊपर रखेंगे तो क्या है 36 है, और पी क्या है 3 है। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 के 6, यानी कि 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 गुणे 3 लिख सकते हैं। और देखिए बटे में 3, ये पी हमने क्या माना था 3, यानी कि ये 3 जो एक्चुअल में पी है और ये क्यू स्क्वायर का है एक्चुअल में 36 है, ठीक। तो इस 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं 12 गुणे 3, 12 3 36, ठीक। उसके गुणनखंड में देखिए 3 आया कि नहीं, यानी कि पी जो है, ये जो पी था इस क्यू स्क्वायर के गुणनखंड में उपस्थित था, तभी ये पूरा पूरा भाग कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि यही पी इस वाले पी से, यानी कि जो उसके गुणनखंड में इसके जैसा शक्ल यहाँ पर मिलेगा तो यही इसको काट देता है और बाकी जो बच जाता है हमारा भागफल हो जाता है, ठीक। तो वही बात यहाँ पर बोला है कि पी क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है, पी कैसी संख्या विषम है, जो पी क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है तो अवश्य ही तब लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है, करता है या फिर करती है जो भी है, इसलिए पी अवश्य ही क्यू स्क्वायर का गुणनखंड होगा। इतनी लाइन हम लिख देंगे। अब आगे लिखेंगे कि जो पी होगा, जो पी हम बोले हैं कि पी जो क्यू स्क्वायर का गुणनखंड होगा ही होगा, ठीक। अब क्या करेंगे, लिखेंगे पी बराबर क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो क्यू स्क्वायर का गुणनखंड होगा। तो मान लीजिए हम क्यू स्क्वायर का गुणनखंड करेंगे तो उसके गुणनखंड में कोई, हम मान लें कोई ऐसा पूर्णांक होगा, ठीक, कोई ऐसा पूर्णांक होगा जो इससे विभाजित हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इधर देखेंगे, इसको ऐसे लिख देते हैं, उल्टा हो गया है। क्यू स्क्वायर का जब गुणनखंड करेंगे तो क्यू स्क्वायर का गुणनखंड करेंगे तो उसमें ऐसी संख्या होगी जो पी जिसको विभाजित करेगा, ठीक। तो पी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी गुणे एम, और एम जहां एम एक पूर्णांक है, जहां एम एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। अब दोनों साइड हम क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू क्यूब और यहाँ पर हो जाएगा पी एम और यहाँ पर हो जाएगा क्यूब, ठीक। अब हम यहाँ से बोल देंगे कि बोला है ना कि क्या P जो है क्यू को विभाजित करेगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू और P को इस साइड लाए तो हो जाएगा M इंटू क्यू। अब बोलेंगे कि हाँ, क्यों, यहाँ पर देखिए क्यू बटे में P है, ठीक। तो अब लिखेंगे कि हाँ, इसको मैं मिटा देता हूं, लिखेंगे हाँ P क्यू को विभाजित करेगा। क्यों करेगा उसको मैं अलग एग्जांपल से बताता हूं कि जैसे मैंने P बराबर 3 माना था अभी और Q बराबर क्या माना था 6। तो इसको देखिए, अगर क्या Q का अगर हम क्यूब करते हैं तो देखिए क्या आता है, नहीं 6 का क्यूब करेंगे 6 36 छक्का 216 आएगा। अब देखिए कि क्या क्यूब यानी कि Q का क्यूब बटे में P, तो क्या P क्यू को विभाजित कर रहा है, यहाँ पर देखिए Q का मान कितना है, क्यू क्यूब का 216 है और बटे में P का मान कितना है 3। अब यहाँ पर भाग दीजिए, देखिए क्या पूरा जा रहा है, 3 से 216 भाग देंगे हो जाएगा 3 से 21 हो जाएगा और 6 यहाँ पर उतर जाएगा, 3 दूना के 6, यानी कि देखिए पूरा भाग चला गया, यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं, तो शेषफल 0 आ गया। इट मीन्स कि हम बोल देंगे कि हाँ P क्यू को विभाजित करेगा। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ठीक। अब आगे चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है 6वां नंबर कि 32, 64
और 128 का लॉसा ज्ञात कीजिए। और 7वां नंबर है 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3 गुणे 7 के पावर 3 और 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 7 के पावर 4 तथा 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 के पावर 3 का मौसा ज्ञात कीजिए। यानी कि 3 ये अलग अलग संख्याएं रही होंगी, तो वो संख्याएं डायरेक्ट नहीं दिया है, हमें उसके खंड के फॉर्म में दिया है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको अलग अलग करने ला। इसका मतलब कि आपको अगर समझने में दिक्कत हो तो इसको अलग अलग कर लीजिएगा कि 2 को 3 बार लिख दें, ठीक, 2 को 3 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे आप लिख लीजिएगा उसको। उसी तरह 5 को भी इसको पहले लिखिएगा, उसके नीचे इसको लिखिएगा, फिर इसके नीचे इसको लिखिएगा, और तीनों में मिलेगा जो कॉमन है वो इसका मौसा हो जाएगा। तो आप 6वां और 7वां वाले सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइम स्टैम्प के साथ दीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। और आशा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो आगे की वीडियो आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।